आप देख रहे हैं फिल्म न्यूज आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ की खास खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यकाल में उत्तराखंड में भिलाई में फंसे यात्रियों से फोन पर बातचीत कर उनका हाल जाना। सीएम ने कहा कि आप सबको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य शासन आप सबके सकुशल वापस लाने के लिए जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और दुर्ग कलेक्टर नैनीताल प्रशासन के अधिकारियों से सतत संपर्क बनाए हुए हैं और आप सबकी कुशलता को लेकर उनसे लगातार चर्चा भी की जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में भूस्खलन से कैंची धाम में आप सबके फंसे होने की सूचना मिलते ही मुख्य सचिव और जिला प्रशासन दुर्ग को हर संभव पहल करने के लिए निर्देशित भी किया गया था। सीएम ने चर्चा के दौरान यात्रियों को बताया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम सभी के ठहरने और भोजन का प्रबंध प्रशासन ने किया है। तो सीएम धामी ने भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया है कि उत्तराखंड में जो भी यात्री फंसे हुए हैं उनकी यथासंभव मदद की जाएगी। फोन पर बातचीत करके उन्होंने उनका हालचाल लिया है और सीएम ने चर्चा के दौरान यात्रियों को ये बताया है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है और हम सभी उनके ठहरने और भोजन की जो भी व्यवस्था है उसके लिए प्रशासन ने प्रबंध कर दिया है। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब सस्ते दर में दवाएं मिल सकेंगी। महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब लोगों की पहुंच में लाने का ये कोशिश सरकार ने कर रही है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया और योजना के अंतर्गत 84 मेडिकल स्टोर को शुरू किया गया है। वहीं मेडिकल स्टोरों में एमआरपी से 50 से 71% सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयां दी जाएंगी और डॉक्टरों और फार्मासिस्टों से जेनेरिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने की अपील भी की गई है। वहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में भी दवा पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच में लाने का ये प्रयास जो है वो राज्य सरकार ने किया है और ये संवेदनशीलता के साथ भी किया जा रहा है और इसके लिए कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो योजना के अंतर्गत 84 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया जाना है और अब जो भी दवाएं हैं वो सस्ते दामों तक लोगों को मिलेंगी। जिस तरीके से महंगाई की मार देखने को मिल रही है उसके बीच ये राहत की खबर भूपेश बघेल ने दी है और कहा है कि महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास जो है वो राज्य सरकार कर रही है और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर काम भी किया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं भी शुरू कर दी गई हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दुर्ग जिले के ग्राम बेलहारी में साहू समाज ने सम्मानित किया है। बता दें कि समाज ने उनके राज्य में किए गए काम और सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए उनका आभार भी जताया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने साहू समाज के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही हमारी कोशिश है। उन्होंने इस मौके पर गांव बेलहारी में 20 लाख रुपए की लागत के परिक्षेत्रीय साहू समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए साहू समाज के लोगों और पदाधिकारियों को बधाई और साथ ही शुभकामनाएं भी दी और कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी समाज के सभी लोगों, किसानों और साथ ही ग्रामीणों उसके साथ मजदूरों के फायदे और आर्थिक समृद्धि के लिए काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि 1 नवंबर को प्रदेश के किसानों को दी जाएगी। तो राज्य सरकार के सभी लोगों के लिए काम कर रही है, ऐसा बघेल जी ने कहा है। बेलहरी में साहू समाज के लिए सीएम को सम्मानित भी किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी समाज के लोगों को, जैसा कि किसानों को, ग्रामीणों को, साथ ही वहां पर जो भी मजदूर हैं उनके फायदे और आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। और साथ ही कहा कि राजीव गांधी किसान योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि 1 नवंबर को प्रदेश के किसानों को दी जानी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दंत
दंतेवाड़ा से सरेंडर के बाद नक्सलियों को रोजगार के तमाम काम देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब तक 500 से ज्यादा सरेंडर कर चुके नक्सली अलग अलग कामों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को सरेंडर करवाकर रोजगार से जोड़ने वाला दंतेवाड़ा देश का पहला जिला बन गया है। नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को भी लाभ दिया जा रहा है। इन सरेंडर नक्सलियों में कई कमांडर स्तर के भी हैं जिन्होंने माओवाद का दामन छोड़ दिया और मुख्य धारा में लौटा है, जो रोजगार से जुड़कर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा में नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद सबसे पहले उनके सरकारी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें खुद की पहचान मिल सके। जिले में अब तक 531 राशन कार्ड, 407 आधार कार्ड, वहीं 440 वोटर आईडी और इसके साथ ही 392 से ज्यादा सरेंडर नक्सलियों का बैंक में खाता भी खुलवा दिया गया है। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें रोजगार में काम दिए जा रहे हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पण किए 120 से ज्यादा सरेंडर माओवादियों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। कईयों को डीआरजी में शामिल किया गया है, जिनके जिस्म में पहले काली वर्दी हुआ करती थी, अब खाकी वर्दी पहनकर वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो दंतेवाड़ा जिला की ये बड़ी उपलब्धि है। 120 सरेंडर नक्सलियों को नौकरी दी गई है और ये जिले की एक बड़ी उपलब्धि भी बताई जा रही है, जिसके तहत वहां पर जितने भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें नौकरी दी जा रही है और उन्हें इच्छा अनुसार उनको रोजगार दिया जा रहा है, उन्हें काम दिया जा रहा है। और जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनका बैंक में खाता भी खुलवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उनकी इच्छा जिस भी जो भी काम करने के लिए है उस अनुसार उनको रोजगार दिया जा रहा है। और दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पण किए गए 120 से भी ज्यादा सरेंडर माओवादियों को सरकारी नौकरी भी दी गई है और कईयों को तो डीआरजी में शामिल किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जिनके जिस्म में पहले काली वर्दी हुआ करती थी, अब वो खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्चुअल माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और बैठक में ग्राम पंचायतों में कचरा खरीदी बिक्री में एकत्रित राशि की जानकारी और अर्जित राशि की मॉनिटरिंग करने और नए एसओआर जैसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की। वहीं सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की वर्चुअल मीटिंग के विषय में बताया कि सकारात्मक चर्चा हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायतों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक में हिस्सा लिया जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, सकारात्मक विषयों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि ये जो बैठक, ये मीटिंग जो थी ये वर्चुअल हुई है। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं, इसकी मॉनिटरिंग करी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राशि की मॉनिटरिंग करने, नए एसओआर जैसे कई मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और कचरे की जो खरीद बिक्री है उसमें एकत्र राशि और उसकी जानकारी को अर्जित करने, साथ ही साथ राशि की मॉनिटरिंग करने और जैसी कई तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव की वर्चुअल मीटिंग के विषय पर बताया कि इस मीटिंग में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायतों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाएगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता।
अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोरिया जिले के भगतपुर सोहनत सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुलाब कमरो अपने 4 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 38 गांवों के अलग अलग जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र और वन अधिकार पत्र पुस्तिका बांटी। और इसके साथ ही गुलाब कमरो ने लोगों की समस्याओं को भी सुना, जिनका मौके पर निस्तारण कर दिया और बाकी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा विधायक ने ग्राम पंचायत जनुआ में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आम जनों से मुलाकात की और स्थानीय विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। आपको बता दें, विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और 4 दिवसीय प्रवास पर विधायक गुलाब कमरो पहुंचे वहां पर और 38 गांव के लोगों को उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बांटे और साथ ही साथ लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही वहां पर सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए उन्होंने। और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुलाब कमरो अपने 4 दिवसीय दौरे पर फिलहाल बता दें कि भरतपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 38 गांवों के अलग अलग जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र और वन अधिकार पत्र पुस्तिका का वितरण किया लोगों के बीच। और इसके साथ ही लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी और जिसका मौके पर उन्होंने निस्तारण भी किया, लेकिन जो समस्याएं वो सुलझा न सके उससे संबंधित उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और इसके अलावा विधायक ने ग्राम पंचायत जनुआ में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आम जनों से मुलाकात की और स्थानीय विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय सुरक्षा का टीका है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, साथ ही तीसरी लहर की भी आशंका बनी हुई है और ऐसे समय में जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चंपा जिले के जन जागरूकता के कारण जिले में अब तक 45 वर्ष से ज्यादा आयु के 3,32,262 लोगों को कोविड का पहला टीका लग चुका है, जबकि 1,66,681 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि जिले में कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को इसके संक्रमण से बचाव के लिए 186 वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीकाकरण किया जा रहा है। इन सेंटरों में 18 से 44 वर्ष और इसके ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अब तक 3 लाख लोगों को वहां पर कोरोना के दोनों डोज लग चुके हैं। 186 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं जिले में कोविड टीकाकरण लगातार अभियान जारी है। युवा वर्ग के लोग वहां पर जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। दोनों डोज लगभग 3 लाख लोगों को लग चुकी है। वहीं 186 वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाया गया है। जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ पहली लहर ने देश को झकझोर दिया था, उसके बाद दूसरी लहर का भी कुछ ऐसे ही कहर बरपा और कोविड से बचाव का
एकमात्र उपाय फिलहाल टीकाकरण को माना जा रहा है। और कोविड संक्रमण की दूसरी लहर अभी पूरी तरह जैसे समाप्त नहीं हुई है और तीसरी लहर की लगातार आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन टीकाकरण पर विशेष जोर दे रहा है और इसी कड़ी में जो है जांजगीर चांपा जिले के जन जागरूकता के कारण जिले में अब तक 45 वर्ष से जितने भी ज़्यादा आयु के लोग हैं उनमें 3,32,266 लोगों को कोविड का पहला टीका लग चुका है। और बात करें दोनों डोज की तो अभी तक जिले में 1,66,681 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुका है कोरोना का। और बता दें कि जिले में कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को इससे संक्रमण के जो भी बचाव है उसके लिए 186 वैक्सीनेशन सेंटर्स का टीकाकरण भी किया जा रहा है। और इन सेंटरों में 18 साल से लेकर के 44 साल और इसके ऊपर तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। से आह्वान करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का अंतिम विकल्प है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ये तो उपाय है, पर शरीर को वैक्सीनेशन ही एक ऐसा ताकत देता है जिससे कि हम उससे लड़ पाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी ये 45 साल से अधिक वय के उम्र के लोगों में लगभग 94% लोगों ने प्रथम डोज लगवाया हुआ है और 18 से अधिक साल की उम्र में लगभग 55% लोगों ने ये वैक्सीनेशन कराए हुए हैं। जो बाकी बचे हैं उन सभी से प्रथम डोज और जिनके जो सेकेंड डोज ड्यू है उन सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया वैक्सीनेशन में कोई लापरवाही ना बरतें। यही एक अंतिम अस्त्र है जो हमें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है, तो खुद भी करें और अपने आसपास के। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के 34 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,05,735 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि एक कोरोना मरीज की मौत के साथ मरने वालों की संख्या अब 13,571 हो गई है और एक दिन में 17 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है और साथ ही 19 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। उसके बाद रिकवरी की संख्या 9,91,979 तक पहुंच गई है और राज्य में अभी भी कोरोना के 185 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। तो कोविड मामलों में उतार चढ़ाव फिलहाल जारी है और लगातार 34 नए मामले 24 घंटे में प्रदेश में देखने को सामने मिला है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है कि एक कोरोना मरीज की मौत के साथ अब मरने वालों का संख्या 13,000 के पार हो गया है और एक दिन में 17 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिल गई है और 19 लोगों ने फिलहाल अपना होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। उसके बाद रिकवरी रेटों की बात करें तो रिकवरी की संख्या 9,91,979 तक हो गई है और राज्य में अभी भी कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो कोरोना के एक्टिव केसेस अभी 185 हैं। तो लगातार ये आंकड़े जो है इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 34 नए मामले सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना के अभी तक रिकवरी रेट की बात करें तो 9 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक रिकवर भी हो चुके हैं और 19 लोगों ने अभी फ़िलहाल अपना होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है, जबकि एक दिन में 17 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है और 13,571 लोगों की अभी मौत भी सामने आ रही है। वहीं कोविड मामलों में लगातार ये संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी केसेस बढ़ रहे हैं तो कभी केसेस घट रहे हैं। वहीं अगर बात करें 24 घंटे के अंदर की तो 24 घंटे के अंदर राज्य में 34 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। स्कूल बसों के संचालन को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव गोमती द्विवेदी मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक से चर्चा कर वर्तमान में अभिभावकों को हो रही समस्याओं से उन्होंने अवगत भी कराया। बता दें कि वर्तमान समय में कुछ स्कूलों में परीक्षाएं कराई जा रही है, वहीं प्राथमिक कक्षाएं भी ऑफलाइन शुरू कर दी गई है, जिस वजह से माता पिता को भी रोज अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, जबकि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को लेने के लिए स्कूल की बसें आए। और वहीं इस पूरे मामले में मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि SCHL के
स्कूल बसों का परमिट खत्म हो गया है और कुछ बसें सर्वे ऑफ हो चुकी हैं। लिहाजा प्रबंधन की ओर से टेंडर प्रक्रिया अभी भी की गई है, लेकिन अभी तक बस मालिक रुचि नहीं ले रहे हैं। तो वहीं प्रबंधन इस विषय से निजात पाने के लिए नगर निगम के सिटी बसों को स्कूल बस के रूप में चलाने के लिए निगम कश्मीर से भी बात कर रही है और लगातार स्कूल फिर से शुरू करने की मांग उठाई जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा पहुंची, महाप्रबंधक कार्यालय पहुंची और जहां परिजनों ने वहां पर बात करी कि उनके बच्चों को लेने के लिए स्कूल बसों का संचालन फिर से कर दी जाए। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। दरअसल कुछ लोगों ने खाद्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि विभाग के अधिकारी गुलाबी, नीला या पीला राशन कार्ड बनाने के एवज में अवैध वसूली कर रहे हैं। कार्ड बनाने के नाम पर अधिकारी केवल दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं और पैसों की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता विद्यानंद चंदाकर का कहना है कि क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने के नाम पर जो पैसा वसूली चल रहा है उस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और नहीं तो सीएम को भी अवगत कराया जाएगा। तो इस तरीके से राशन कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए पैसों की ठगी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता भी इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राशन कार्ड बनाने के एवज में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कार्ड बनाने के नाम पर अधिकारी केवल दफ्तर का चक्कर लगवा रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता विद्यानंद चंदाकर का कहना है कि क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने के नाम पर जो पैसा वसूली चल रही है उस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे वो, और नहीं तो सीएम को भी इन मामलों से अवगत कराया जाएगा। महामारी से मैं राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरी थी, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। राशन कार्ड के लिए 3000 पैसा लगा और आवास के लिए 4000, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। और प्लेट के लिए उसके लिए भी 3000 लगा पैसा हम लोग से लिए, वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ। वहाँ से वहाँ हम लोग को भटका रहे हैं, कुछ नहीं हुआ हमसे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।